हेलो स्टूडेंट, जो भी 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं या तो आगे आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं या तो स्कूल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट्स होने वाला है। क्योंकि यह वीडियो में आप मॉडल पेपर 2022 के लिए देखेंगे क्वेश्चन। और इसके पहले वीडियो में हम लोग 40 तक क्वेश्चन बना चुके थे बच्चों। आज हम इस वीडियो में 40 के बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आपका 41वां क्वेश्चन क्या है। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का मूलतः काम कौन करती है। तो ये करता है गतिमान हवा, ठीक है। जब ये गतिमान में मतलब क्या होगा कि जब मूविंग एयर आएगा तो क्या करेगा, वो जनरेटर को कुंडली को घुमाने का काम करेगा। समझ रहे हैं। चलिए इंग्लिश में आपको इसको लगा सकते हैं एयर इन मोशन। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कांच की अवतल लेंस की आयु में एक शक्ति होती है। कांच की बनी हुई है एक अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस बनी हुई तो उसकी शक्ति क्या होती है, तो उसकी शक्ति होती है आपका ऋणात्मक। क्योंकि आपको पता है कि अवतल लेंस कैसे हो, इस तरह का अवतल लेंस होता है तो जिसकी आपका ए फोकस इस साइड में होता है तो इधर क्या होता है, निगेटिव होता है। और फोकस पे ही पावर क्या होता है, 1/f होता है। तो फोकस अगर निगेटिव हो गया, ऋणात्मक हो गया, तो पावर भी ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो ये निगेटिव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस तरह अपवाद से क्वेश्चन देता है बच्चों, इसलिए करने का कोशिश करेंगे। क्या दिया हुआ है इसमें, कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो इसमें आपका कौन सा होगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में आपका बी लगा जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या मीन्स आर दिया हुआ, आर इजकल टू 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, और तो फोकस दूरी निकालना तो एफ। तो एफ बराबर क्या होता है, r/2। आर वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है। तो 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर कर दो तो 100 सेंटीमीटर बटा 2 कर दो तो कट के कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। समझ गया। तो बी सही आंसर हो गया, 50 सेंटीमीटर आपका फोकल लेंथ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती क्रिया विलंब से विचलित होती है, किधर होता है। तो देखो कोई सघन माध्यम मतलब कह रहा है कि डेंसर से। तो मान ले कि ये ग्लास है, तो ग्लास से मान लेते हैं कि क्या हो गया, ग्लास से अगर एयर में जाएगा तो क्या होगा, ये आपका इस तरह का अभिलंब से क्या हो गया, अभिलंब से दूर भागेगा, ठीक है। तो अभिलंब से दूर हो गया तो अभी फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो अब विरल से सघन माध्यम जाएगा तो अभिलंब के नज़दीक आएगा, ध्यान देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति का नाम क्या है। तो ये होता है जनित्र, ठीक है। कौन सा, ये हो जाएगा आपका जनित्र। 46 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका कौन सा, ए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन है, जनित्र हो जाएगा। और डिवाइस यूज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, जेनरेटर। कौन सा, जेनरेटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत आपका वो है, वो कौन सा हो सकता है, वो हो जाएगा आपका कोयला, ठीक है। कोयला कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। चलिए कांच की एक समानांतर पट्टिका पे श्वेत किरण तिरछी आपतित निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो ये होगा आपका विक्षेपण, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, विक्षेपण। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी हो जाएगा। और इंग्लिश में डिस्पर्सन होगा, डिस्पर्सन आपका। तो डिस्पर्सन से आपका क्या 7 कलर में टूट जाएगा। तो ये रे लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली ग्लास पे, ठीक है। कोई ग्लास पे करेगा तो 7 कलर में टूट जाएगा। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होता है, 220 वोल्ट एसी धारा की डीसी धारा की 12 वोल्ट, तो ये 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है। 100 नंबर 220 वोल्ट क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपका ये नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा, 220 वोल्ट अल्टरनेटिव करंट। चलो, जस्ता की परमाणु संख्या क्या, देखो परमाणु संख्या 1 से 30 तक ला तुम लोग याद कर लेना, परमाणु संख्या से क्वेश्चन 2 को 3 को देगा जरूर, ठीक है। तो जस्ता का परमाणु संख्या कौन हो गया, 30 हो गया, ठीक है, ये 30 हो गया। डी नंबर, धोबिया सोडा का रासायनिक, धोबिया सोडा मतलब वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है Na2CO3 10H2O। इस तरह का आप लोग बहुत सॉल्ट से, जब भी सॉल्ट दिया उस सॉल्ट का फार्मूला जरूर याद करना, एगो नेगो सॉल्ट का आपका नाम लिखने के लिए या तो फार्मूला लिखने के लिए देगा, ठीक है। तो इस तरह का ध्यान रखना। निम्नलिखित में कौन परवल परवल क्षारक है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस इसमें कौन होगा, तो इसमें से स्ट्रॉन्ग वर्ड आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है। चलो, हेमेटाइट निम्नलिखित किस धातु का अयस्क है, तो ये हेमेटाइट किससे निकलती है, तो ये किस धातु का अयस्क है, ये आपका हो जाएगा आपका आयरन का, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका आयरन, बी नंबर आपका सही आंसर हो गया, ठीक है, ये लगा दीजिएगा आयरन। उसके बाद कह रहा है आपका कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा, ठीक है। चलिए, एगो निष्पादन विधि होता है इसमें, वो ध्यान दीजिएगा। अभिक्रिया ZnO2 प्लस, देखो इसमें क्या किया, दो क्या हो गया, अभिकर्मक मिलके रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा है, एक प्रतिफल बना रहा है, तो इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाती है, कम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कि कम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ से कौन सा दे रहा है आपका, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें से कौन सा आ गया आपका ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अपचयन रिएक्शन भी होता है, क्योंकि ये यहाँ पे जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीजन की गेन हो रही, प्राप्ति हो रही है, तो ऑक्सीजन की जब ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, लाभ होता है, तो क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन अपचयन उपचयन कहलाता है। और ऑक्सीजन की जब ह्रास होगी तो वो क्या हो गया, उपचयन अपचयन कहलाएगा, जिसको रिडक्शन कहते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ये आप लोग को याद ही होगा, C6H12O6 होती है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या आयनित हो जाती है, क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है, आयोनाइज्ड इन वाटर में हो जाता है, ठीक है। अम्ल जल का इसे आयनित आयन देता है। जैसे देख, कोई अगर मान लेते हैं कि अम्ल का जलीय विलयन, कोई अगर अम्ल लेते हैं, जैसे सपोज डेट HCl लिया, तो ये क्या टूटेगा, तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन देगा, ठीक है, इस तरह का। लिथियम के ब्राह्मतम सेल में क्या हो गया, देखिए लिथियम का क्या होता है, लिथियम हो गया ये, तो लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, तो 2 और 1, ठीक है, तो 12 कक्षा में क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल में लिथियम का 1 इलेक्ट्रॉन होती है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या, शून्य समूह का तत्व आपका हीलियम हो गया, ये पूरी तरह से ये कंप्लीट है, पीरियोडिक जीरो ग्रुप कहा जाता है इसको। चलिए, निम्नलिखित सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन, सबसे विद्युत ऋणात्मक कौन होता है, ये होता है 17वां ग्रुप का, ये फ्लोरीन जो आ रहा है, पहला एलिमेंट पहला तत्व ये फ्लोरीन हो जाएगा आपका, ये 17वां ग्रुप जो होती है उसमें आपका फ्लोरीन होगा, ये आपका सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्ति है, तो जल के अपघटन में, तो देखो जल जब टूटेगा, H2O जब टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन प्लस क्या है, ऑक्सीजन आयन में टूटेगा, और ये फिर बाद में बन के हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनेगा। तो देखिए आपका कह रहा है कैथोड पे, तो कैथोड बोलते हैं निगेटिव वाला को, ठीक है। तो निगेटिव वाला पर कौन जाएगा, इसमें पॉजिटिव ये हाइड्रोजन है, तो ये चला जाएगा, इस पर क्या पॉजिटिव हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। समझ गए। हमारे शरीर का पीएच का मान क्या होता है, ये हमारे शरीर का पीएच वैल्यू जो होता है 7 से 7.8 होता है, ठीक है। निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है,
अम्ल की जब बात किया जाए तो यहाँ पे आपको क्लियर है, आपको कौन सा साल्ट इसमें कह रहा है कि कौन सा इसमें साल्ट है, अति एसिड, सॉरी एसिड कौन सा है, तो ये H2SO4 हो जाएगा, H2SO4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन है, सिंथेटिक मतलब बनाया हुआ इंडिकेटर कौन है, तो ये बनाया हुआ इंडिकेटर मेथिल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके CO2 जब जल से अभिक्रिया करेगा H2O से तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाएगा, कार्बोनिक एसिड, देखो कार्बोनिक अम्ल कहेंगे सी, ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर पायरेट्स का रासायनिक संगठन क्या होता है, ये होता है CuFeS2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु को मुक्त अवस्था में फ्री स्टेट में कौन पाया जाता है, फ्री स्टेट में सोना, गोल्ड कह सकते हो। ठीक है, सॉरी गोल्ड ये हो गया। और निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है, तो सबसे अधिक क्रियाशील की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इसमें से जिंक हो जाएगा। ठीक है, जिंक, ये जिंक सबसे ज़्यादा, जस्ता सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, क्योंकि ये जिंक जो होती है फिर जब अभिक्रियाशीलता दिखाएंगे तो जिंक ऊपर होता है और कॉपर नीचे होता है। ठीक है, और उसके नीचे सब क्या होता है, गोल्ड, और गोल्ड होता है, सिल्वर हो गया, गोल्ड, ऐसे नीचे नहीं आपका अभिक्रियाशीलता घटती है नीचे। किसी धातु के बृहत्तम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती, किसी अधातु के केज में जितने भी अधातु होते हैं उसकी 12वीं कक्षा आउटर सेल में या तो 4, 5, 6, 7, ठीक है 7 तकला आपको ये सब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो B नंबर आपका सही हो गया। चलिए पीतल निम्नलिखित किनका मिश्र धातु है, तो पीतल जो होता है वो तो कॉपर और जिंक का। ठीक है, मतलब ब्रास, हिंदी में ब्रास, इंग्लिश में ब्रास कहते हैं, किसका एलवाय है, कॉपर और जिंक का। निम्नलिखित कौन समयावी है, समयावी की कौन होगा इसमें से, तो समयावी मतलब कि आइसोमर कौन है, तो ये इथाइल अल्कोहल C2H5OH, देखो इथाइल अल्कोहल का ये फार्मूला हो गया। और डाई मेथिल ईथर, ईथर होता है बीच में O, और डाई मेथिल, तो इधर से भी CH3 लगा दो और इधर से भी CH3 लगा दो। देखो दोनों का क्या हो गया, केमिकल फार्मूला एक ही है। ठीक है, 2 2 4 6 हो गया, तो ये आपका 100 नंबर सही हो गया, इथाइल अल्कोहल डाई मिथाइल ईथर। समझ में आ रही है, इसका नाम क्या हो जाएगा, IPAC नाम कह रहा है, तो IPAC नाम आपका हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, इसका हो गया मिथॉक्सी इथेन नाम हो जाएगा इसका। देखो पहले सबसे पहले इसका नाम बताना, ये मिथॉक्सी हो गया और इधर लास्ट वाला का नाम क्या, इथेन हो गया, तो इस तरह का ध्यान देना। ठीक है, चलो इसे अगर तुम करो ऐसे रहेगा C2H5O और C2H5 रहेगा। ठीक है, C2H, तो इसका नाम क्या होगा तुम लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो IPAC नाम से भी आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पे लोहे का कौन सा ऑक्साइड में, भाप से जब कराओगे तो कौन सा बनेगा, भाप से कराने के बाद आपका वो बनेगा Fe3O4। ठीक है, Fe3 ऑक्साइड ऑफ आयरन फॉर्म में आयरन ट्रीटेड स्टीम, स्टीम से जब करेंगे विच ऑक्साइड ऑफ आयरन इज फॉर्म, आयरन ट्रीटेड विथ स्टीम, तो ये हो गया Fe3O4 बनाता है। एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या 16 है, तो कौन सा हो जाएगा में, ये आपका 16वां ग्रुप में वर्ग में हो जाएगा, ग्रुप में, उसके बाद 17, उसके बाद 18, तो 16वां में हो जाएगा। ये 16वां किसका, सल्फर होता है। ठीक है, तो ये सल्फर 16वां ग्रुप में हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कौन नहीं करेगा, तो आपको पता है कि H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसके वो नीचे कौन है, इसके नीचे आ जाता है तुम्हारा कॉपर। ठीक है, इसके नीचे मतलब पता है कि अभिक्रियाशीलता के ये जब लिखेंगे ऊपर से नीचे में तो कॉपर नीचे होता है, हाइड्रोजन से नीचे होता है, इसलिए अभिक्रिया नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो एक मिश्र धातु 90% कॉपर है, कॉपर आपको कितना दे रहा है, देखो कॉपर 90% है, और क्या कह रहा है आपका 10%, आपका 10% टीन है, तो इस केस में आपका ब्रॉन्ज का निर्माण करेगा। ठीक है,
ब्रॉन्ज जिसको कांसा कहते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका ब्रॉन्ज। देखिए ये हो गया ये ब्रॉन्ज। जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया अगर क्या बनाता है। देखिए इसमें कह रहा है कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया, तो कैसे अभिक्रिया होता है, हम जिंक ले लिए और इसको किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से अभिक्रिया कराओगे तो सोडियम सोडियम जिंकेट बनाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। समझ गए, सोडियम जिंकेट का कहता है ZnNaO2 होता है फार्मूला सोडियम जिंकेट का। चलो निम्नलिखित कौन सी धातु उच्च धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर ऑक्सीजन से संयोग नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन से संयोग कौन नहीं करेगा, तो ये आपका कौन सा है 78 नंबर क्वेश्चन, गर्म करने पर ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है, तो ये होता है Ag सिल्वर। ठीक है, चलो 79 नंबर, यस्क में उपस्थित अपद्रव क्या कहलाते हैं, यस्क में अपद्रव को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं गैंग। ठीक है, C नंबर। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किसके कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। तो ये होता है तार बनाना तो तन्यता के कारण, डक्टिलिटी के कारण। तो इस तरह के आप क्लियर समझ गए हैं सारे क्वेश्चन को। और इसी तरह हमारे चैनल पे आपको हेल्पफुल के वीडियो मिलते रहेंगे और इस तरह का प्रश्न आप लोग बनाइए, आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का। और जो बोलते हैं कि 80 में 80 क्वेश्चन इससे लड़ेगा, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको ज़रूर है कि इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो 10 से 15% जरूर क्वेश्चन इससे लड़ेंगे। और इसी तरह का 5 से 10 सेट बना लेंगे तो आपका सारा प्रॉब्लम अच्छी तरह से बन जाएगा। समझ गए, तो ये अच्छा लगा होगा वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।